हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो पुराना वीडियो लेक्चर था स्ट्रेस स्ट्रेन पार्ट वन, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी चाहिए होती है, जो जानकारी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देता है, हम उसके बारे में देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अलावा हम आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, परसेंटेज एलोंगेशन, इन सब के बारे में भी पता चलेगा। तो वो क्या होते हैं और इनका न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उस पर भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। हमारा जो लर्निंग आउटकम है इस टॉपिक का वो यही है कि कैलकुलेट सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन ऑन एक्सियली लोडेड मेंबर्स एंड द आर्टिकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पुराने वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात किया था, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। सो द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वो कर्व जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको ये बात बताई। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल बॉडी। इलास्टिक बिहेवियर, यहीं से टर्म आया है इलास्टिक कांस्टेंट्स, वो हम आगे बात करेंगे इस बारे में। सो रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल बॉडीज, ठीक है ना। A standard mild steel specimen is subjected to the gradually increasing pull by universal testing machine. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे ड्राइव होता है? यूटीएम होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। एक आपका स्पेसिमेन होता है डंबल शेप्ड, जिम में जो डंबल यूज करते हैं ना, बस उसी लाइक का रहता है, वो डंबल शेप रहता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। यूटीएम में उसको फंसा कर उस पर टेंसाइल लोड लगाया जाता है। तो जो जो सा बिहेवियर उसका बनता है, उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ होता है, वो कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो यूटीएम पर टेस्ट करने पर हमको मिलता है। आजकल तो इतनी एडवांस यूटीएम आ गई है, वो डायरेक्टली ड्रॉ करके देती है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ये सारी ड्रॉ करके देती है। पुराने समय में वो लिमिट नोट करके ड्रॉ किया जाता था, लेकिन आजकल ये एडवांस वर्जन है कि वो ऑटोमेटेड होने के कारण उनमें सेंसर्स लगे रहते हैं। सो वो ड्रॉ करके देते हैं, सारे लिमिट्स आपको दिखाते हैं। सो एक माइल्ड स्टील का हम स्पेसिमेन बनाते हैं, उसको ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं। स्पेसिमेन कैसा होता है, यूटीएम कैसा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये है यूटीएम, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, ये देखिए कंप्यूटर से अटैच्ड है। ये डायरेक्ट इसमें ही सारा ग्राफ प्लॉट करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देती है। ये आप देख रहे हैं, ये डंबल शेप्ड जो है ये है स्पेसिमेन, ठीक है ना। ये इसके शोल्डर्स कहलाते हैं, ये इसका डायमीटर कहलाता है, और जितना लंबा ये नेक रहता है वो उसकी गेज लेंथ कहलाती है। यही गेज लेंथ ही मेजर की जाती है, क्या है, जब भी इस पर टेस्टिंग होती है तो पहले ये स्ट्रेस्ड होती है, फिर ये पतली हो जाती है, उसको नेकिंग कहा जाता है। फिर नेक यानी गर्दन जैसी, और पतली होते होते फिर जब ये टूट जाती है तब वो फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो किस लिमिट पर कब क्या अचीव करती है या क्या रीच करती है, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया जाता है। ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए। इसके वाई एक्सिस पर स्ट्रेस होता है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन होता है, ठीक है। यहां से शुरू हुआ 0 से ए तक, ये ए पॉइंट जो है ये इलास्टिक लिमिट है, बी है जो अपर यील्ड पॉइंट है, सी है वो लोअर यील्ड पॉइंट है, डी है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और ई है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये ध्यान रखिएगा। ए इलास्टिक लिमिट, यानी कि उस लिमिट तक क्या होगा, अगर लोड हटा देंगे आप तो वापस ओरिजिनल शेप पर आपका जो सैंपल है वो वापस आ जाएगा। बी, ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट क्या है, जहां से उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू होता है। डी है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां तक तो वो रेसिस्टेंस देगी। स्ट्रेस क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स। तो ये कहां तक दे रही है, मैक्सिमम पॉइंट है स्ट्रेस का, ये देखिए यहां से ये मैक्सिमम पॉइंट है। यदि इसके बाद क्या होती है, वो विड्रॉ कर देती है। वो अब इसके बाद
मटेरियल टूटने लगता है, इसलिए ग्राफ नीचे जाने लगा है। तो ये कहलाता है कन्वेंशनल। बेसिकली जब वो टूटता है तो उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए मैथमेटिकली, बट वो ग्राफ नीचे जाता है, इसलिए उसको कन्वेंशनल कर्व कहा जाता है। और जब वो ऊपर जाता है वो कहलाता है आपका एक्चुअल कर्व। ठीक है, वो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर की बात है, इसलिए मैं भी आपसे नहीं कर रहा। आप तो अभी इसको ही ध्यान रखिएगा और इसी को बनाना सीखिएगा। ठीक है, तो ये ए तक क्या है, इलास्टिक लिमिट, बी क्या है, अपर यील्ड, सी क्या है, लोअर यील्ड, डी अल्टीमेट स्ट्रेस, और ई इज द ब्रेकिंग। यहां आकर ब्रेक हो जाना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस ग्राफ ए इज स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हम बात कर रहे थे कि जहां तक स्ट्रेट लाइन है, सिंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एक्सटेंशन मींस स्ट्रेस। ओके, यहां समझते हैं इसको। जहां तक की स्ट्रेट लाइन है वहां तक क्या है आपका इलास्टिक लिमिट। अभी थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात जो हमने पुराने वीडियो लेक्चर में की थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन होगी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट ही तक ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। देखिए, स्ट्रेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है एक साथ, मतलब प्रोपोर्शनेट बढ़ रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो ये लिमिट क्या कहलाई आपकी, डायरेक्टली। ये हुक्स लॉ, हुक्स ने यही कहा था ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द एक्सटेंशन नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां देखिए, यहां तक तो क्या है, यहां तक तो है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इधर पे खत्म हो गई। एक्चुअली क्या है, ये लिमिट तो थी, इलास्टिक लिमिट तो थी, यहां से यहां तक इलास्टिक लिमिट ई तक ये दिखा हुआ है। यहां से वापस अगर यहां से हम लोड को हटा लेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा मटेरियल, लेकिन वो प्रोपोर्शन केवल यहां तक ही है। तो ये जो बचा है वो अपर यील्ड और लोअर यील्ड वाला पॉइंट है। ये अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो वापस तो मटेरियल यहां तक आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां तक ही प्रोपोर्शन है वो। ठीक है ना। तो जो हमने याद किया था ना, अभी मैंने एक नोट लिखाया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, बट द इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट इज स्लाइटली लेस देन द इलास्टिक लिमिट। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है आपका इलास्टिक लिमिट और ये क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट। इस ग्राफ से वो बात क्लियर हो रही है। In short, the value of force up to the within which the deformation entirely disappears on the removal of the force is called a limit of elasticity। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा कि अगर हम लोड हटा दें तो वापस सैंपल में कोई चेंज नहीं होगा, आपका स्पेसिमेन अपने ओरिजिनल शेप पे रहेगा और यथावत रहेगा। ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल रहेगी स्ट्रेन की इसी लिमिट तक। उसके बाद थोड़ा सा प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व आने सा लगा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बचा है, इसीलिए अब ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर नहीं है। इसको ध्यान रखना है। नाउ ये अपर यील्ड और लोअर यील्ड की बात करते हैं। व्हेन स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब इलास्टिक लिमिट से अधिक वो हो जाता है, स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस। जब स्पेसिमेन इलास्टिक लिमिट तक जाता है तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है स्ट्रेस की तुलना में, because sudden elongation of the specimen takes place। स्पेसिमेन का elongation बहुत जल्दी से अपनी वो लेता है without appreciable increase in the stress, है ना। और उस पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, केवल उसका डिफॉर्म हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और यह फिनोमेना कहलाता है मटेरियल यील्डिंग ऑफ मटेरियल। और यहाँ पर जहां से वो शुरू होता है और खत्म होता है वो कहलाते हैं यील्ड पॉइंट्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ देखते हैं ये ग्राफ से, यहाँ से ये देखिए, ये इलास्टिक रीजन कहां तक है, जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है। इलास्टिक लिमिट वही है जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्लास्टिक रीजन और फिर हो जाता है फ्रैक्चर। ठीक। अब ये देखिए, ये यील्ड पॉइंट है, इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है ई पॉइंट पर, यहाँ आके फ्रैक्चर हो गया है। द मैक्सिमम स्ट्रेस रीच एट पॉइंट ई। अधिकतम स्ट्रेस कहां तक ले सकता है, वो यहाँ तक। क्या वो डिफॉर्म्ड हो गया, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं रही, लेकिन तब भी वो सरवाइव कर रहा है। उसका डिफॉर्म्ड हो गया है शेप स्ट्रेन के कारण, लेकिन अभी भी वो सरवाइव कर रहा है स्पेसिमेन। ई तक लास्ट पॉइंट था, फिर भी आपने ग्रेजुअली लोड बढ़ाया
सो नेकिंग होकर फ्रैक्चर होगा और इस पॉइंट पर जाके सो जहां तक वो मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहा था विदाउट एनी फेल्यूर, वो है अल्टीमेट स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। So the maximum stress reached at point is called ultimate stress. In other words, stress corresponding to the maximum load taken by the specimen is called ultimate stress. यानी कि जो maximum load ले सकता है जिस point तक, वो कहलाता है आपका ultimate stress. Elongation. Change in length is called elongation. बहुत आसान भाषा में elongation दो तरह का होता है, बढ़ भी जाए कम भी हो जाए, change. Elongation के लिए कंसीडर अ बार लेंथ L, एक कोई बार लेंथ L लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया A लें, उस पर कोई फोर्स एक्सियल फोर्स कैपिटल P लें, और ऑन द बार स्मॉल p स्ट्रेस है, स्मॉल e स्ट्रेन है और डेल्टा L एलोंगेशन है। तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन बराबर क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई, यानी कि वो हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। सो कांस्टेंट स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कैपिटल ई। तो ई बराबर एक चीज हो गई, और पी की जगह मैंने स्मॉल पी की जगह रख दिया फोर्स अपॉन एरिया पी अपॉन ए, तो एक इक्वेशन बन गई। एक ई बराबर हम जानते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक इक्वेशन ये हो गई। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, सो डेल्टा एल बराबर हो गया पी एल अपॉन ए ई। यही एलोंगेशन का फार्मूला है। जब इसी को हम एक्सपांड कर देते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, P1 L1 अपॉन A1 E1, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा तो A1 A2 A3 होगी, उनकी लेंथ अलग अलग होगी तो L1 L2 L3 होगी, उन पे लग रहे फोर्स अलग अलग होंगे तो P1 P2 P3 होगी। तो उसका एक्सटेंशन भी होता है P1 L1 A1 E1 प्लस P2 E2 P2 L2 अपॉन A2 E2 एंड सो ऑन Pn Ln अपॉन An En। ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पर एलोंगेशन अभी आप याद रखिए PL अपॉन AE। परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज एलोंगेशन क्या है? चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ये फार्मूला है। डेल एल माइनस एल अपॉन एल इनटू 100, ये परसेंटेज एलोंगेशन का फार्मूला है, ठीक है ना। सो ये ध्यान आपको रखना है। अभी इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आगे देखेंगे। सो एलोंगेशन आपको समझ में आया होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है कि हम बचते हैं, सेफ होना चाहते हैं, कि हम इतना उस पॉइंट तक ही ना पहुंच पाए जितनी कि हमें, जिस पर जाके फेल हो जाए। आप एग्जाम लिखने जाते हैं, आप 2 पेन लेकर जाते हैं, एक पेन आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। क्या आप एक पेन पूरा खत्म कर लेंगे अपने एग्जाम में? नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर खत्म हो गया तो दूसरा पेन है, दिस इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके। सो समटाइम्स कुछ बच्चे 4 पेन लेकर जाते हैं, इट्स गुड, लेकर जाना चाहिए, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कई बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप अपने टिफिन में 8 रोटी रख कर ले जाते हैं। क्या आप 8 रोटी खा सकते हैं? मान लो भूख लगी तो, कोई मिल गया तो, दीज आर योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बिकॉज आप 2 या 3 रोटी खा सकते हैं, उसके बाद आपने 5 रोटी एडिशनल रखी हुई है, ये आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा है। कैसे निकालते हैं मटेरियल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी? वर्किंग स्ट्रेस बराबर होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस कितना एक्चुअल में होना है, सॉरी कितना मैक्सिमम होना है और कितना हमारा वर्किंग है, इन दोनों का जो रेशियो है उसके हिसाब से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन 1.5 2 3 एंड long years back it takes 5 also. So आप जब से अभी आप आगे वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, डिजाइन के मेथड्स चेंज हो गए हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अब उतनी नहीं दी जाती है। उस बारे में हम डिस्कशन कभी और किसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो यू जस्ट रीड इट आउट कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, दैट्स इट। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड है, बस आपको फार्मूले याद रखने और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। The following observation were made during a tensile test on a mild steel specimen. कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए गए
एक टेंसाइल टेस्ट किया गया माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन का, जिसका 40 mm डायमीटर था और वो 200 mm लॉन्ग था। ओके, उसका डायमीटर था 40 mm और 200 mm लॉन्ग था। एलोंगेशन विथ 40,000 न्यूटन, यानी कि उस पर जो लोड लग रहा था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, वो कितना था? 40,000 न्यूटन। और उसका उस लोड पर जो एलोंगेशन था वो था 0.0304 mm। यील्ड लोड था 165,000 न्यूटन, मैक्सिमम लोड था 245,000 न्यूटन, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर 252 mm। यहाँ देखिए 200 mm था और यहाँ पे कितना हो गया? 252 mm हो गया। ठीक है ना? डिटरमाइन द यील्ड स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड परसेंटेज एलोंगेशन। ये सारी चीजें हमने निकालनी है। सॉल्यूशन क्या है इसका? दिया क्या क्या है? डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन 40 mm, ओके। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 200, ओके। लोड 40,000, elongation within the limit of proportionality 0.0304 mm, yield stress 165,000 newton, maximum load 245,000 newton, final length of the specimen 252 mm। ये हमको डाटा दिया है, इनके फार्मूले हैं, उसी के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का रिलेशन क्या है? यील्ड लोड अपॉन एरिया। तो यील्ड लोड क्या है? 165 न्यूटन। एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी कितना है? 40। ये निकल आया 131.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्या निकल आई? आपकी यील्ड स्ट्रेस। आगे बढ़िए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? कंसीडर द लोड विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जिसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। देन स्ट्रेस इज गिवन बाय लोड अपॉन एरिया। लोड कितना था? लोड था 40,000। एरिया कितना है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये निकाल दिया तो 31.83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया। जब हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया तो स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? स्ट्रेन कैसे निकलेगा? स्ट्रेन ऐसे निकलेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? 0.0304। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 200। तो स्ट्रेन हो गई 0.0304 डिवाइडेड बाई 200, तो ये स्ट्रेन निकल आया 0.000152। इसकी यूनिट, स्ट्रेन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। कई बार मैं जब कॉपियां चेक करता हूं तो आंसर बुक्स में बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर mm, न्यूटन। स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेगी कैसे? आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.09 into 10 to the power of 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अल्टीमेट स्ट्रेस, यूजिंग द रिलेशन फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस व्हेन वी हैव मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। मैक्सिमम लोड कितना था? मैक्सिमम लोड था 245,000 न्यूटन। लोड अपॉन एरिया, एरिया हम निकाल ही चुके हैं 194.96 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। परसेंटेज एलोंगेशन, यानी कि वही चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 252। लेंथ कितनी हो गई थी यहाँ फ्रैक्चर पर? 252, उसमें से ओरिजिनल लेंथ घटाई और फिर ओरिजिनल लेंथ का भाग दिया मल्टीप्लाई, 26% का इसमें एलोंगेशन हुआ। सिंपली ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। लोड अपॉन एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये स्ट्रेस का एक ही फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बस ये याद रखना है कहां पर कौन सा फोर्स लेना है। अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम लोड लेना है और यील्ड स्ट्रेस के लिए यील्ड लोड लेना है। ठीक है ना? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे और इस प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा। तो आई होप ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसकी लिमिट्स आपको समझ में आई होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।